Hello students. Today I will discuss about the mechanism of breathing. What is breathing? Breathing is actually inhalation of fresh air and exhalation of foul air. How we breathe. This is actually mechanism of breathing. Today I will discuss how we can breathe or how we can inhale fresh air and how we can exhale foul air. Okay. So in our chest cavity, few muscles are present due to which we successfully breathe or we inhale fresh air and exhale foul air. Also, in this part I will discuss actually the mechanism of breathing. So what is breathing? First question is what is breathing? तो ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग इज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन in our body cavity. Two specialized muscles are present which helps in the process of breathing. These muscles are phrenic or radial muscle. These muscles are phrenic or radial muscle, and second external intercostal muscle. Let's say the position of these muscles in our body cavity. Our body cavity is, this is our body cavity. This body cavity is differentiated into upper chest cavity and lower abdominal cavity. In between the chest cavity and abdominal cavity, a pad of muscle is present. This pad of muscle is called diaphragm. This presence of diaphragm separates or bifurcates our body cavity into two parts, upper chest or thoracic cavity and lower abdominal cavity. So if this is our body cavity, in our body cavity this is diaphragm, this is pad of muscle, and this due to presence of this pad of muscle, upper part is chest cavity and lower part is abdominal cavity. In the chest cavity, in the center, a bone is present. This bone is called sternum, and from this sternum we have 12 pairs of ribs. These ribs are ऐसे हमारे पास 12 पेयर्स रिब्स होते हैं. ये रिब्स हमारे पास एक तरफ सामने से स्टर्नम के साथ जुड़े, दिस इज स्टर्नम, और ये है हमारे रिब्स. तो ऐसे 12 पेयर्स रिब है जो सामने से स्टर्नम से और पीछे से ये वर्टिब्रल कॉलम के साथ जुड़ा है, और जिसके कारण हमारे पास कुछ इस तरह का एक कैविटी बन रहा है. दिस इज आवर थोरेसिक बास्केट और चेस्ट कैविटी और रिब केस. तो इसी रिब केस के अंदर हमारे पास लंग्स का पोजीशन इसी रिब केस के अंदर होता है. ठीक है. यहाँ पर इस स्टर्नम और रिब के बीच, यहाँ पर इस स्टर्नम और रिब्स के बीच में दो मसल्स होते हैं. सपोज दिस इज रिब, तो यहाँ पर हमारे पास दो मसल्स होते हैं. एक मसल जो रिब के अंदर की तरफ से जुड़ा हुआ रहता है, और दूसरा मसल जो रिब के ऊपर साइड से ऐसे जुड़ा हुआ रहता है. स्टर्नम और रिब के ऊपर से जुड़ा हुआ रहता है. ठीक है. ये जो अंदर से जुड़ा हुआ रहता है, इस मसल का नाम होता है इंटरकोस्टल मसल. और जो ऊपर से रिब के ऊपर से अटैच होता है, दिस मसल इज कॉल्ड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल.
यहाँ पर नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान, ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स आर इन्वॉल्व अलोंग विथ फ्रेनिक मसल और रेडियल मसल। तो ये फ्रेनिक और रेडियल मसल कहाँ पर है? ये यहाँ पर डायफ्राम के साथ अटैच है। दिस इज पैड ऑफ टिश्यू विच इज डायफ्राम, दिस इज डायफ्राम। और यहाँ से हमारे पास ये मसल्स लगे हैं। These muscles are called phrenic or radial muscle. These muscles are called phrenic or radial muscle. These are called phrenic or radial muscle. Okay? अब जब आप ब्रीथ करते हैं तो पोजीशन हम लोग दोनों साइड में हमारा लंग्स है, तो जब ब्रीथ करते हैं ड्यूरिंग ब्रीदिंग यहाँ पर ये लंग्स, ये हमारा डायफ्राम, ठीक है। तो जब आप ब्रीथ करते हैं तो ड्यूरिंग ब्रीदिंग हमारे पास क्या होता है? इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। सो फर्स्ट स्टेप इज इनहेलेशन। दिस इनहेलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड इंस्पिरेशन। दिस इज इंस्पिरेशन। What occurs during inspiration? जब आप इंस्पायर करते हैं, इनहेल करते हैं एयर को, तो उस समय हमारे पास क्या होता है? जिस वक्त आप एयर को इनहेल करते हैं उस वक्त आपके पास मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है। कौन से मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा? तो यहाँ पर डायग्राम में ध्यान से देखो कि ये हमारे पास ये मसल और ये मसल, ये दोनों मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अगर ये कॉन्ट्रैक्शन शो करेगा तो ये ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, ये भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये खींच के इसको ऊपर की तरफ ले जाएगा। होगा ऐसा? तो अगर ये खींचकर ऊपर की तरफ जाता है तो हमारे पास ये जो शेप दिख रहा है डायफ्राम का, दिस शेप इज डोम शेप। ये कैसा दिख रहा है? डोम शेप दिख रहा है। अगर आप इसको पुल करके ऊपर ले जाएंगे तो ऑब्वियस है कि ये कैसा हो जाएगा? ये फ्लैट हो जाएगा। होगा? जब आप इसको ऐसे खींचेंगे, इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे तो ये पार्ट नीचे आएगा और ये से पूरा फ्लैट हो जाएगा। तो ये आपका फ्लैट हो गया फ्रेनिक मसल। और रेडियल मसल यहाँ पर जो है इसके कंट्रैक्शन के कारण डायफ्राम बिकम्स फ्लैट। डायफ्राम कैसा हो गया? फ्लैट हो गया साइमल्टेनियसली। यानी जिस वक्त ये मसल कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है एग्जैक्टली उसी वक्त एक और मसल कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, एंड दिस मसल इज external intercostal muscle. Let's see its position. This muscle is attached to sternum and the upper part of rib. तो अब ये बताओ कि जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो रिब का पोजीशन क्या होगा? रिब नीचे की तरफ जाएगा या ऊपर की तरफ उठेगा? क्योंकि ये ऊपर से अटैच है और अगर ये इसको खींचना शुरू करेगा तो ऑब्वियस होगा कि रिब्स हमारा क्या होगा? आउटवर्ड पुलिंग होगी, इसकी आउटवर्ड बाहर की तरफ खींचेगा। तो जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कौन सा मसल है ये? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो इसके कॉन्ट्रैक्शन से इट्स कॉन्ट्रैक्शन रिजल्ट्स और पुल्स, कॉन्ट्रैक्शन पुल्स द rib in outward direction। ये रिब को बाहर की तरफ खींच कर ले जाएगा। तो रिब हमारा नीचे था, रिब हमारा थोड़ा ऊपर उठा, डायफ्राम जो डोम के जैसा था तो ये फ्लैट हुआ। तो जब डायफ्राम आपका फ्लैट हुआ, रिब आपका ऊपर उठा, तो एक्चुअली हुआ क्या? एक्चुअली हुआ ये कि इसके नीचे आने से, रिब के ऊपर उठने से ये जो चेस्ट वॉल्यूम था, ये चेस्ट वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। इंक्रीज करेगा ना, तो इसके कारण चेस्ट वॉल्यूम इंक्रीज किया, और जब चेस्ट वॉल्यूम इंक्रीज किया तो जो लंग्स रिब के अंदर दबा हुआ था, लंग्स डायफ्राम से दबा हुआ था, ये यहाँ से दबा हुआ था, ये नीचे से दबा हुआ था, तो अब लंग्स क्या करेगा? लंग्स विल एक्सपेंड। क्यों एक्सपेंड करेगा? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा है, वॉल्यूम बढ़ा है तो लंग्स को फैलने की जगह बढ़ी। तो जब लंग्स एक्सपेंड करेगा तो
लंग्स के अंदर एयर था। अब बताओ अगर लंग्स एक्सपेंड कर जाए यानी लंग्स फैल जाएगा तो लंग्स के अंदर जो पहले से एयर था उसका जो प्रेशर वाल पर पड़ रहा था, लंग्स के वाल पर, इंट्रा पल्मोनरी एयर प्रेशर, उसको कहेंगे इंट्रा पल्मोनरी एयर प्रेशर। पल्मोन कहते हैं लंग्स को, इंट्रा मतलब लंग्स के अंदर जो एयर का प्रेशर था लंग्स के एक्सपेंड कर जाने के कारण वो बढ़ेगा या घटेगा? बताइए। अगर आप जगह बढ़ा देंगे तो ऑब्वियस है कि एयर को जाने की जगह हो जाएगी, तो वो वाल पर जो प्रेशर डाल रहा था वो वाल प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। हो गया ऐसा? तो इंट्रा पल्मोनरी एयर प्रेशर विल डिक्रीज। जब ये एयर प्रेशर डिक्रीज करेगा तो इस प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए बाहर से एयर हमारे सिस्टम में रश करेगा। दिस इज कॉल्ड इंस्पायरेशन। दिस इज inspiration. So what occurs during inspiration? During inspiration, both phrenic muscle and external intercostal muscle undergoes contraction. कोई भी मसल अगर कॉन्ट्रैक्शन करता है तो मसल कॉन्ट्रैक्शन इज एन एक्टिव प्रोसेस बिकॉज इट कंज्यूम्स एनर्जी। ये क्या खर्च करेगा? एनर्जी को खर्च करेगा। तो हुआ क्या? हुआ ये कि आपने इंस्पायरेशन किया और ड्यूरिंग इंस्पायरेशन जब आपने इंस्पायरेशन किया तो इंस्पायरेशन के दौरान क्या हुआ? एक्टिव प्रोसेस हो गया ये, क्योंकि इसने एटीपी को खर्च करके ही हम किसी भी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते थे। यहाँ पर दो मसल कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है इसलिए ये एक्टिव प्रोसेस है। इंस्पायरेशन, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन both phrenic and external intercostal muscle and external intercostal muscle undergoes contraction, undergoes contraction. It increases the chest volume. It increases the chest volume. It increases the chest volume because the dome-shaped diaphragm becomes flat, because the dome-shaped diaphragm becomes flat, because the dome-shaped diaphragm becomes flat and ribs are pulled outwardly. Ribs are pulled outwardly. हो गया? अब चेस्ट वॉल्यूम इंक्रीज किया तो लंग्स एक्सपेंड किया, और जब लंग्स एक्सपेंड किया तो इंट्रा पल्मोनरी एयर प्रेशर डिक्रीज कर गया। तो इस डिक्रीज्ड प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए सिस्टम में एयर हमारा रश किया एंड दिस इज इंस्पायरेशन और इनहेलेशन। सो इट rises the chest volume. It rises the chest volume due to which lungs expands. Due to which lungs expands. It decreases the intrapulmonary air pressure. It decreases the intrapulmonary air pressure. It decreases the intrapulmonary air pressure. Hence, to equalize the air pressure, to equalize the
air pressure, air rushes in our lungs from air. This phenomenon is called inspiration and it is active process. कैसा process है ये? Active process है because two muscles are involved during inspiration. Two muscles are actively involved during inspiration. Clear? Next phenomenon is exhalation. What occurs during exhalation? Nothing. Both the contracted muscle relaxes during exhalation. तो जब दोनों मसल जो कि कॉन्ट्रैक्शन में थे ये अब रिलैक्स करेंगे और जब ये रिलैक्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? तो ये एक्सहेलेशन होगा. अब बताओ, मसल कॉन्ट्रैक्शन एक्टिव प्रोसेस है और जब ये रिलैक्स होगा तब फिर ये पैसिव होगा. तो एक्सहेलेशन के समय कोई भी एटीपी खर्च नहीं होगी क्योंकि एक्सहेलेशन में जो मसल हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन में गए थे ये मसल जस्ट रिलैक्स करेगा और जब ये मसल रिलैक्स करेगा तो क्या होगा? तो एक्सहेलेशन में जब दोनों मसल रिलैक्स करेंगे तो फ्लैट डायाफ्राम अगेन बिकम्स डोम शेप्ड. फ्रेनिक मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तो ऊपर गया था, रिलैक्स कर गया तो नीचे चला जाएगा और जो डोम शेप्ड था कर्व उसका वो डोम शेप्ड फिर से बन जाएगा. तो फ्लैट डायाफ्राम अगेन बिकम्स डोम शेप्ड. रिब्स विच आर पुल्ड अपवर्डली अगेन स्लिंट डाउन. ये फिर से क्या हो जाएगा? फिर से ये नीचे चला जाएगा और फिर क्या होगा? तो फाइनली चेस्ट वॉल्यूम डिक्रीज करेगा और जब चेस्ट वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा और जब लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इंट्रापल्मोनरी एयर प्रेशर विल इंक्रीज. क्योंकि लंग्स में जगह कम हो गई तो एयर प्रेशर इंक्रीज करेगा. अब जो इंक्रीज्ड प्रेशर है ये एयर का प्रेशर बाहर निकल जाएगा. द प्रोसेस इज एक्सपायरेशन. ओके, सो व्हाट अकर्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशन और एक्सपायरेशन? बोथ द मसल रिलैक्सेस. बोथ मसल, नाम याद है आपको, फ्रेनिक मसल है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल. बोथ द मसल relaxes due to which flat diaphragm becomes dome shaped. Flat diaphragm becomes dome shaped and ribs slants down. Hence, chest volume decreases. Hence, chest volume decreases. Lungs contracts. जिसके कारण लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड इंट्रापल्मोनरी एयर प्रेशर, बोलो, इंट्रापल्मोनरी एयर प्रेशर increases. Intrapulmonary air pressure increases. To equalize the air pressure, air comes out from lungs. This is totally a passive process because no muscle undergoes contraction. This was actually the mechanism of normal breathing. Okay, नॉर्मल ब्रीथिंग जब हम कर रहे हैं तो यही प्रोसेस हमारे पास होता है, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन. इंस्पिरेशन हमारे पास एक्टिव और एक्सपिरेशन हमारे पास पैसिव. लेकिन कभी कभार आपने योगा भी किया है. व्हाट अकर्स ड्यूरिंग योगा? यू टेक डीप ब्रीथ, लंबा ब्रीथ लेते हैं, लंबा ब्रीथ आप छोड़ते हैं. तो व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग योगा? जब आप योगा करते हैं तो उस वक्त हमारे पास बोथ द प्रोसेस इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन, बोथ द प्रोसेस बिकम्स एक्टिव. क्योंकि उस वक्त हमारे पास कुछ इन मसल्स के अलावा
कुछ और भी मसल्स होते हैं जो इन्वॉल्व हो जाते हैं ड्यूरिंग फोर्सफुल ब्रीदिंग। और प्राणायाम जब आप कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमारे पास some other muscles are also involved. The muscles are abdominal muscle, and another is internal, याद है पोजीशन, intercostal muscle, intercostal muscle। यहाँ पर जब आप ब्रीदिंग कर रहे हैं तो इनहेलेशन कर रहे हैं, एक्सहेलेशन कर रहे हैं। ड्यूरिंग इनहेलेशन जो प्रोसेस था वही होगा, लेकिन उसके साथ साथ एब्डोमिनल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एब्डोमेन के जो ऑर्गन्स है, स्टमक, ये थोड़ा ऊपर जाएगा, जिसके कारण जो फ्लैट बनता है वो फ्लैट और बनेगा। और फाइनली हमारे पास क्या होगा, फाइनली हमारे पास चेस्ट वॉल्यूम और राइज करेगा, लंग और एक्सपेंड करेगा, और फाइनली आप ज्यादा एयर को इनहेल एकोमोडेट कर पाएंगे अपने लंग्स के अंदर में। ठीक है, तो और जब आप एक्सपायरेशन करेंगे, एक्सहेलेशन करेंगे, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन क्या होगा, तो ड्यूरिंग एक्सहेलेशन आपके पास नॉर्मली मसल्स फ्लैट होके रुक जाते थे, अपनी जगह पर चले जाते थे। अभी क्या होगा, तो एक्सहेलेशन के दौरान इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, याद करो पोजीशन, ये रिब्स के अंदर से था, ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये रिब को नीचे की तरफ दबाएगा। जब ये रिब को नीचे की तरफ दबाएगा तो लंग्स के ऊपर दबाव और बनेगा, लंग्स और कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण इंट्रापल्मोनरी एयर प्रेशर और राइज करेगा, इसलिए आप ज्यादा एयर को बाहर एक्सहेल कर पाएंगे। यानी जब आप फोर्सफुल ब्रीदिंग करते हैं तो ड्यूरिंग फोर्सफुल ब्रीदिंग बोथ inspiration and expiration becomes active, but during normal breathing only inspiration is active process and expiration is passive process। क्लियर हो गया मैकेनिज्म? चलो ठीक है।